आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा से एक चैप्टर लिया था जिसका नाम है लघु कथाएं। और इन लघु कथाओं के लेखक, लघु कथाओं का मतलब होता है छोटी छोटी कहानियां। तो इस पार्ट में 4 छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से लेखक ने हमें जीवन की सच्चाइयों से अवगत करवाया है। और इस पाठ के लेखक असगर वजाहत जी हैं। अभी तक हमने इस पाठ की दो कहानियों को पढ़ लिया है। अब इस पाठ की शेष 2 कहानियों को हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब इस वीडियो की पहली कहानी है 4 हाथ, जिसका शीर्षक है 4 हाथ। और 4 हाथ कहानी में पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर किया है। पूंजीवादी तरह तरह के उपाय कर मजदूरों को अपाहिज बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और अंत में उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। इस लाचारी में मजदूर आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार रहता है। आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आता है। मिल मालिक मतलब जो फैक्ट्री का जो मालिक होता है, तो उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक, या मिल में और चीजों की तरह तरह आदमी भी बनने लगेंगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। लेखक इस कहानी में बताते हैं, जिसका शीर्षक 4 हाथ है, कि एक मिल मालिक के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, जैसे सारा संसार अगर मिल हो जाएगा तो सारे लोग मजदूर हो जाएंगे और वह उनका मालिक हो जाएगा, और चीजों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे और आदमियों के 4 हाथ भी वह बनवा देगा। अब एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के 4 हाथ हो तो काम कितनी तेजी से होगा और मुनाफा कितना ज्यादा होगा। मुनाफा का मतलब होता है लाभ। तो वो जो मिल मालिक है वो सोचता है कि अगर मजदूरों के 4 हाथ हो जाएंगे तो काम भी बहुत तेजी से होगा और लाभ भी, फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यह काम कौन करेगा? अब उसके सामने यह प्रश्न होता है कि मजदूरों के 4 हाथ को अब बनाएगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे, ये किस मर्जी की दवा है। उसने यह काम करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर नौकरी पर रखा और वे नौकर हो गए। इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह से एक मिल मजदूर चाहत के मन में एक दिन ख्याल आया कि काश इसके मजदूरों के भी 4 हाथ होते तो वह बहुत ही जल्दी काम करते और मुनाफा, फायदा भी जल्दी होता। लेकिन उसने सोचा कि ये काम कौन करेगा, तो उसने फिर वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर रखा और अब वे उस काम में लग गए। अब कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाएं। तो अब जो वैज्ञानिक काम कर रहे थे तो उन्होंने कई साल तक शोध की, मेहनत की और अंत में यह निष्कर्ष निकला कि यह असंभव है कि आदमी के हाथ 4 हो जाएंगे। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। अब जो मिल मालिक था उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने तो बहुत सारे पैसे देकर वैज्ञानिकों को नौकरी पर रखा था और वैज्ञानिकों ने कह दिया कि अब ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आदमी के 4 हाथ हो जाए। उसने उन वैज्ञानिकों को नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। अब उसने सोचा कि ये वैज्ञानिक तो कुछ काम के नहीं है, तो उसने उनको नौकरी से निकाल दिया और अब अपने हाथ से ये काम करने के लिए तैयार हो गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों को फिट करवाने चाहे। अब उसने एक नया तरीका निकाला। उसने सोचा कि कुछ कटे हुए हाथ मंगवाते हैं और अपने मजदूरों को उसके हाथों को उसमें फिट करवाते हैं, पर ऐसा भी संभव नहीं हो सका। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे भी काम नहीं हो सका। फिर उसने सोचा कि अगर मजदूरों को लकड़ी के हाथ लगवा देंगे तो शायद यह संभव हो पाए, लेकिन उसका यह तरीका भी असफल रहा और यह तरीका भी काम नहीं किया। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, तब मजदूर मर गए। और जब उसने एक अंत में जब मजदूरों में लोहे के हाथ फिट करवा दिए तो जो वो मजदूर थे वो मर गए। आखिर एक दिन उसकी बात
उसकी समझ में आ गई कि उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए। इस कहानी में हमने देखा कि एक जो मिल मालिक होता है वह किस तरह से अपने लाभ और मुनाफे के लिए मजदूरों का शोषण करता है, और वो सोचता है कि काश अगर मजदूरों के चार हाथ हो जाते तो उससे काम भी जल्दी जल्दी होता और उसको मुनाफा, उसको फायदा भी जल्दी जल्दी होगा। इसलिए उसने इस काम के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बहुत मोटी मोटी तनख्वाहों पर अपने घर पे अपनी मिल में नौकरी पर रखा, जिसके कारण वो लोग, उनके जो मजदूर थे, उनको चार हाथ लगा पाए। लेकिन कई सालों की शोध और मेहनत के बाद भी वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है कि आदमी के चार हाथ हो जाए। तो वो जो मिल मालिक था वो वैज्ञानिकों से नाराज होकर उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और उसने सोचा कि अब मैं ही खुद इस काम को करूंगा। तो फिर उसने और भी तरह तरह के तरीके आजमाए। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों को फिट करने चाहे, फिर ये भी संभव नहीं हो सका। फिर उसने मजदूरों को लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर वो भी काम नहीं हो बना। फिर उसने लोहे के हाथ बनवा दिए, पर जिस वजह से मजदूर मर गए। फिर आखिर में ये बात उसके समझ में आ गई कि उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगनी मजदूर नौकर रख लिए। इसका मतलब है उसने उन मजदूर चार हाथ बनाने के लिए, काम में मुनाफा लाने के लिए उसने उन मजदूरों की मजदूरी, उनका पैसा, उनके परिश्रम का जो पैसा होता था उसको आधा कर दिया और दोगुने मजदूर रख दिए। तो इस कहानी में हमने देखा है कि किस तरह से बड़ी बड़ी मिल मालिक छोटे छोटे मजदूरों का शोषण करते हैं, और मजदूर अब मजदूर इस स्थिति का विरोध करने की स्थिति में भी नहीं है, और इस लाचारी में मजदूर आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी यह लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम इस वीडियो में एक और लघु कथा के बारे में पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है साझा। आइए अब हम देखते हैं कि इस लघु कथा में लेखक ने क्या बताया है। साझा कहानी में लेखक ने बताया कि उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपति की नजर किसान की जमीन और उसके उत्पाद पर होती है, और लेखक बताते हैं कि किस तरह से जो उनके किसान के जो प्रभुत्वशाली, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो किस तरह से किसानों को अपनी बातों में लाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोग साझा खेती करते हैं, और इस झांसे में आकर वो उनके साथ खेती करते हैं और उसके बाद किसानों की पूरी मेहनत, उनके पूरे सामान को गड़प कर ले जाते हैं और किस तरह से किसानों को धोखे में रखते हैं। आइए अब हम ये कहानी पढ़ते हैं। हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस ना जुटा पाता था। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि लेखक ने इस कहानी में व्यंग्य किया है, तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि वह किसान को खेती की हर बारीकी के मालूम है। तो हमने पढ़ा था कि इसमें व्यंग किया गया है, तो इसमें लेखक बताते हैं कि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस ना जुटा पाता। इससे पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे। किसान ने उसको बताया कि साझे में अब मैं कभी उसका गुजारा नहीं होता और अकेले वह खेती कर नहीं सकता। लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि किस तरह से एक किसान को खेती की हर बारीकी के बारे में पता होने के बावजूद भी वह अकेले खेती का साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसको समाज के कुछ लोगों ने उसे डरा दिया था। और इसके पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ, यहाँ पर लेखक ने समाज को के कुछ लोगों को शेर, चीते और मगरमच्छ की उपाधि देते हुए कहा है कि इसके पहले वह उन लोगों के साथ खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करेगा, मतलब अब हाथी उसके साथ मिलकर खेती करेगा। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता और अकेले वह खेती कर नहीं सकता है। अब किसान के सामने यह स्थिति थी कि वह साझे की खेती में तो उसका गुजारा भी नहीं होता था और अब वह डर से अकेले खेती भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वह खेती करेगा नहीं। इसलिए किसान ने अब सोच लिया था कि अब वह खेती ही नहीं करेगा। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली भी हो जाएगी। अब हाथी उसको अपनी बातों में लाया और उसको समझाया कि अगर वो हाथी के साथ खेती करेगा तो जंगल के जो छोटे मोटे
जानवर होंगे वो किसान के खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाने जाएंगे और हाथी उस खेत की अच्छी तरह रखवाली करेगा। ये इस तरह से बातें बना बना कर वो जो हाथी था, हाथी यहाँ पर समाज को कहा क्या है, तो मतलब समाज के जो कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें देकर कुछ किसानों को से उनकी जमीन हड़प लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से हाथी उस किसान को प्रलोभन देता है कि अगर वो लोग साथ मिलकर खेती करेंगे तो उनकी खेती अच्छे से होगी और वह खेतों की रखवाली करेगा और जंगल के छोटे मोटे जानवर खेत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। किसान किसी ना किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। अब किसान तैयार हो गया और उसने सोचा कि वो हाथी के साथ मिलकर अब गन्ने की खेती करेगा। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पिटाया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब जो हाथी था वो पूरे जंगल में घूम घूम कर सबको धमकी दे के आया कि जो गन्ने की खेती है उसमें उसका भी हिस्सा है, इसलिए कोई भी जानवर अगर खेत को नुकसान पहुंचाएगा तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ना तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफी बिगड़ा। अब किसान ने पूरी मेहनत और पूरे लगन के साथ उस खेत में गन्ने को बोया और उसकी पूरी तरह से उसका ध्यान रखा और जब वो फसल तैयार हो गई तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया और किसान ने सोचा कि इस फसल को अब आधा आधा बांट लिया जाए। और जब उसने ये सारी बात हाथी से कही तो वह उस बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठा। हाथी ने कहा कि अपने और पराये की बात मत करो, यह छोटी बात है, हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों उसके स्वामी हैं, आओ हम मिलकर गन्ने को खाएं। अब हाथी उसको लोभ देते हुए कहता है कि अब अपने और पराये की बात मत करो, यह तो बहुत छोटी बात है, हम दोनों ने मिलकर ही मेहनत की थी और हम दोनों उसके स्वामी हैं, आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। जबकि मेहनत तो सिर्फ अकेले किसान ने की थी, लेकिन फिर भी हाथी उससे कहता है कि हम मेहनत तो हम दोनों ने की है, इसलिए हम दोनों ही अब उसके स्वामी हैं, मतलब वो जमीन अब हम दोनों की है। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा आओ गन्ने खाएं। तो किसान कुछ कहता है इससे पहले ही हाथी ने वो उस गन्ने को तोड़ लिया और वो उससे किसान से कहता है कि आओ हम मिलकर अब गन्ने को खाते हैं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। लेखक बताते हैं कि गन्ने का एक छोर अब हाथी की सूंड में था और अब दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ हाथी तो बहुत बड़ा होता है तो उसने जल्दी जल्दी पूरे गन्ने को खा लिया और जब किसान के तरफ वाला जो गन्ना बचा था और जब देखा कि किसान की तरफ वाला जो गन्ना है वो भी अब कम बचने लगा है और उसने अब उस किसान को भी जब वो अपने मुंह की तरफ खींचने लगा तो उस किसान ने उस गन्ने को छोड़ दिया। हाथी ने कहा देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इस तरह से वो पूरा गन्ना तो खाया तो हाथी ने ही था लेकिन उसमें नाम किसान का भी हो गया। इस तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बट गई। मतलब लेखक बताते हैं कि किस तरह समाज के कुछ संप्रभुत्व लोग मतलब कुछ बड़े लोग किस तरह से किसान को अपनी बातों में लाकर उन्हें किस तरह से धोखा देते हैं और उनकी पूरी जमीन, उनकी पूरी मेहनत और उनकी फसल को गड़प कर ले जाते हैं। और समाज का जो धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है वो किस तरह से किसानों को धोखे में डालकर उनके साथ किस तरह से छल करता है। हमने अपनी दोनों कहानियों में देखा कि हमने अपनी पहली कहानी जिसका शीर्षक चार हाथ था उसमें देखा था कि किस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का शोषण होता है और किस तरह से मजदूर आधी मजदूरी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी कहानी में हमने देखा कि किस तरह से समाज का धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग किसानों को धोखे में रखकर उनकी सारी मेहनत को गड़प लेते हैं और उनकी सारी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। हमारी यह लघु कथाएं यहीं पर समाप्त होती हैं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।